हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो देखो, लिविंग सिस्टम या लिविंग वर्ल्ड का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला ऑल ओवर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग किसे कह सकते हैं, उसे हम एक सेंटेंस में कवर कर लेते हैं। क्लियर है? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहा जा सकता है, ये सेंटेंस इंपॉर्टेंट है। तो देखो, द लिविंग ऑर्गेनिज्म is a self-replicating. Living organism is a self-replicating evolving self-replicating evolving self-regulating, ये सेल्फ रेगुलेटिंग आ रहा है ना, हाँ, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम which is capable to respond, या which is capable of responding to external stimuli। देखो क्या हो सकता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक ऐसे सिस्टम के तौर पर जो कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, खुद की रेप्लिका बना सकता है, यानी खुद की कॉपी कर सकता है। मतलब हम लोग अपनी रेप्लिका बनाए, अपनी कॉपी करें, वो किसे कहते हैं, यानी हम अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ गए? तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग यानी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हो, इवॉल्विंग हो यानी डेवलपिंग हो, जिनके अंदर ग्रोथ हो रही हो, इवोल्यूशन वेरिएशंस आ रहे हो। सेल्फ रेगुलेटिंग, खुद को रेगुलेट कर सकते हो, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो चलती हैं वो अपने आप को रेगुलेट कर सकती हो, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म खुद को रेगुलेट कर सकता हो। ठीक है। इंटरेक्टिव, जिसमें इंटरेक्शन की एबिलिटी हो, जो इंटरेक्ट कर सके, एंड विच इज कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और एक्सटर्नल स्टिमुलाई कोई एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन सेंस हो उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सके। समझ गए? क्लियर है ना? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन हो सकती है, या मैं कहूं तो है। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्चुअल डेफिनेशन है ये। समझ गए? क्लियर है? चलो, अब ये तो ही बात लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। अब देखो, हम बात करें लिविंग वर्ल्ड की। इस वर्ल्ड में इतने लिविंग ऑर्गेनिज्म है कि काउंट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखो, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, इतने सारे डाइवर्स लिविंग स्पीसीज को कैसे डिफाइन किया जाए, समझा जाए, स्टडी किया जाए। तो इसके लिए इस डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड को समझने की जरूरत है। किस तरह समझ सकते हैं? देखो, अगर ऑर्गेनिजम्स को समझना है, तुम लोग एक एग्जांपल लेके चलो, एक गांव है। ठीक है, गांव है, उसमें जितने जीव रहते हैं उन सबको समझना है। या फिर तुम लोग नॉर्मल सा लेके चलो, एक घर है, उससे भी छोटे लेवल पे आ जाओ, एक घर है, उसमें जितने मेंबर्स हैं उन सबको समझना है। तो हम कैसे समझते हैं? कोई तो होगा राम, कोई श्याम, कोई गीता, कोई सीता, कोई कालू, भालू, लालू। ठीक है, इस तरह से हम हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दे करके रखते हैं। ठीक है, दिया है ना नाम, हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया है। वे तुम्हारा नाम अलग है, तुम्हारी माँ का नाम, बाप का नाम, ठीक है, बहन, भाई, बेटा, बेटी, दादा, दादी, और तो और कुत्ते बिल्ली का भी नाम रखा हुआ है, हम लोगों ने रखा हुआ है ना, सबका एक पर्टिकुलर नाम है। तो जब हम लोग इतने छोटे लेवल पे समझने के लिए नाम रख सकते हैं, तो इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड को, इस पूरे लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए नाम क्यों नहीं रख सकते? तो इस डाइवर्स लिविंग वर्ल्ड को समझने के लिए हम लोगों ने हर एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम दिया है, और इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को कहा जाता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? अगर वर्डिंग में डिफाइन करना पड़े
तो हम लोग क्या कहेंगे, नोमेनक्लेचर क्या है? तो देखो नोमेनक्लेचर, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइज, the process of standardize the name of a living organism, name of a living organism such that it is known by that particular name, all over the world. देखो नोमेनक्लेचर क्या है? नोमेनक्लेचर वो प्रोसेस है, ठीक है, जिससे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम देते हैं, एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं, ठीक है, उसका एक नाम डिफाइन करते हैं, समझ गए, जिस नाम से पूरे संसार में उसे जाना जाएगा। समझ रहे हो? अब देखो क्या जरूरत पड़ी नाम देने की? नाम देने की जरूरत ये पड़ी कि हम लोग देखो ये संसार है, अलग अलग तरह की मानसिकताएं हैं, लोगों की अलग अलग समझ है, अलग अलग जैसे सभ्यताएं डेवलप हुई है, सिविलाइजेशंस बनी है, तो हर एक का अपना अपना एक अलग अलग मानना है, किसी भी चीज को एक अलग नाम देते हैं, उन्हें हम लोग लोकल नेम बोलते हैं। जैसे यहाँ मानो फॉर एग्जांपल मानो यहाँ 1 किलो में तुम लोग मानो 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, किसी दूसरे देश में जाओगे वहां 1 किलो में 900 ग्राम ही होंगे, वो 900 ग्राम का किलो मानते होंगे, किसी में जाओगे वो 500 ग्राम का किलो मानते होंगे। अब उनका 1 किलो हमारा आधा किलो हो गया, समझ रहे हो ना? ये चीज हो सकती है। अब इसी तरह ये तो चलो मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हुई, उनको एक स्टैंडर्ड यूनिट देने की बात हुई। अब जैसे हम लोग यहाँ आम को आम कहते हैं, ठीक है, ठीक है, किसी दूसरे देश में आम को एक्स भी कहा जाता होगा, एक्स का मतलब कुछ भी कहा जाता होगा, किसी दूसरे देश में आम को वाई कहा जाता होगा, किसी दूसरे देश में आम को के कहा जाता होगा। अब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? हम जाएं किसी दूसरे देश में, सपोज विजिट करने जाएं और हमें वहां आम खरीदने हो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? भाई कि आम दे। अब वो तो जानता ही नहीं आम क्या होता है, समझ गए? अब कोई हमें आकर के कहे कि भाई फुनसुक वांगड़ू दे, तो हम क्या कौन सा फुनसुक वांगड़ू देंगे उसे? हमें क्या पता क्या होता है फुनसुक वांगड़ू। अब ये समझने वाली बात है कि उनकी भाषा में इसे क्या कहते हैं वो उन्हें पता है, ठीक है, और हम उनकी भाषा सीख नहीं सकते सिर्फ कुछ दिनों के ट्रिप के लिए। तो क्या किया गवर्नमेंट ने या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड ने मिलकर के, ठीक है, सारी गवर्नमेंट्स ने मिलकर के एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग देने की प्रोसेस अपनाई, जिसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है, जिसके थ्रू हर लिविंग ऑब्जेक्ट को एक नाम दिया गया, ठीक है, पर्टिकुलर एक नाम दिया गया। समझ रहे हो? अब कैसे कि हम किसी देश में जाकर के आम बोलेंगे तो वो नहीं देंगे, अगर हम वहीं जाकर के उसे कहेंगे कि भाई मैंजीफेरा इंडिका दे दे, अगर वो पढ़ा लिखा बंदा समझदार होगा तो वो बिल्कुल दे देगा मैंजीफेरा इंडिका। या फिर हम किसी दूसरे बंदे को भी बता सकते हैं जो समझदार हमें वहां दिखे, अंधों में काना राजा दिखे कि भाई मैंजीफेरा इंडिका लेना है, इसको समझा दे, तो वो समझा देगा, तो वो हमें आम दे देगा। समझने वाली बात है। तो इस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड नेम देने की रिक्वायरमेंट हुई और उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया एक प्रोसेस के द्वारा, जिसे कहा जाता है नोमेनक्लेचर। ठीक है, इस तरह से नोमेनक्लेचर की डेवलपमेंट की गई। अब नोमेनक्लेचर किसी को एक नाम देना हो तो हमें पता भी तो होना चाहिए कि ये क्या चीज है जिसको हम नाम दे रहे हैं, उसको आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ता है ना। अब मान लो एक ऐसा जीव है, समझ गए, जिसकी इरेक्ट पोस्चर होता है, खड़ा रहता है, वो बिल्कुल सीधा, दो पैरों पे चलता है, ठीक है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, बोल सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, पढ़ सकता है, दो आंखें होती हैं, दो कान होते हैं, सिर पर बाल होते हैं,
समझ गए? ऐसा जीव कौन सा है? इंसान ही तो है ना। तो उसको नाम देने के लिए हमें उसे पहचानना पड़ा, ठीक है। उसको नाम देने के लिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ी। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो आइडेंटिफिकेशन एक हम लोग कह सकते हैं फॉर नेमिंग of an organism, for naming of an organism we have to identify it and also have to know that this name is belonged to which particular organism, देखो क्या हुआ, नाम देने के लिए हमें हर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना पड़ा, पहचानना पड़ता है, ठीक है। और ये जानना पड़ता है कि अगर हम ये नाम दे रहे हैं तो ये नाम किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म से जुड़ा हुआ है, किस तरह से उस ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, उस ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, समझ गए? ये जानना पड़ता है और इसी प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। समझ गए? क्लियर है ना? तो नोमेनक्लेचर के लिए जरूरत पड़ी आइडेंटिफिकेशन की। फिर हुआ नोमेनक्लेचर। तो अगर इस ऑल ओवर वर्ल्ड में स्पीसीज को नाम देना है तो हमें जानना पड़ेगा ना कि इस वर्ल्ड में कितनी तरह की स्पीसीज है अलग अलग, तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ा। जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो और फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जल्दी वीडियो को पॉज करो और पॉइंट नोट डाउन करो। हो गया? चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब नोमेनक्लेचर के लिए हमें आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ी। हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया हर ऑर्गेनिज्म को और फिर उसे नाम दिया। अब नाम कैसे दिया जाता है? तो इसके लिए कुछ रूल्स डिसाइडेड हैं, ठीक है। कुछ रूल्स डिसाइडेड हैं, कुछ कानून बनाए गए हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जिनके बेसिस पे हम लोग किसी भी चीज को नाम दे सकते हैं। हम खुद दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम उन प्रिंसिपल्स को, उन क्राइटेरिया को फॉलो करें, ठीक है। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जा सकता है, समझ गए? तो हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर के रूल्स की। तो देखो, अगर नोमेनक्लेचर के रूल्स डिस्कस किए जाए ना, तो बात आती है दो एंटिटीज की, ठीक है। सबसे पहले दो एंटिटीज की बात आती है। वो क्या क्या है? एक एंटिटी है ICBN, ठीक है, और एक एंटिटी है ICZN। समझ गए? ICBN एंड ICZN दो अलग अलग एंटिटी हैं। अब इनका मतलब क्या है तो पहले समझ लो। ICBN का मतलब क्या है? ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। जबकि ICZN का मतलब क्या है? ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर।
क्या मतलब होता है इसका? तो देखो, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा स्पीसीज एनिमल्स और प्लांट्स की, हम उन्हीं को ज्यादातर पढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स कितने हैं और एनिमल्स कितने हैं, और उनको डिफाइन किया गया, पहचाना गया, फिर उनकी नेमिंग की गई। तो नेमिंग करने के लिए अलग अलग रूल यूज होते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे प्लांट्स का नाम देने के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है वो डिसाइड करता है ICBN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और एनिमल्स को नाम देने के लिए जो क्राइटेरिया डिसाइड होता है वो डिसाइड करता है ICZN, इंटरनेशनल कोड्स फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बॉटनिकल यानी प्लांट्स, जूलॉजिकल यानी एनिमल्स, इनके नोमेनक्लेचर के लिए जो यूज होते हैं वो कोड्स हैं। क्लियर है? अब यहीं से 2 पॉइंट निकल के आते हैं, यहीं से 2 पॉइंट्स निकल करके आते हैं। क्या है? तो देखो, ICBN provides agreed principles and criteria for naming of plants। ठीक है, ICBN क्या करता है? वो एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है जो प्लांट्स की नेमिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इसी तरह ICZN क्या करता है? ICZN क्या करता है? तो देखो, अरे यार, ZN, ICZN क्या करता है? ICZN provides agreed principles and criteria for naming of animals। ये एनिमल्स की नेमिंग के लिए एग्रीड प्रिंसिपल्स और क्राइटेरिया प्रोवाइड करता है। समझ रहे हो? ये एनिमल्स की नेमिंग के लिए क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, रूल्स बताता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से नेमिंग होती है। अब समझ गए ICBN और ICZN क्या होता है और क्या करता है? समझ रहे हो ना? अब देखो नेमिंग किस तरह से होती है। ठीक है, अब देखो नेमिंग किस तरह से होती है। तो मैं लिखूंगा द साइंटिफिक नेम of any organism have 2 components। दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में। कौन कौन से? तो देखो, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कंपोनेंट होता है उसका जेनरिक नेम, ठीक है, और सेकंड, ये नेम बाहर चला गया ना, सेकंड कंपोनेंट होता है, ये जेनरिक नेम है, और सेकंड कंपोनेंट होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट जेनरिक नेम और सेकंड कंपोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम देंगे तो उसमें 2 कंपोनेंट्स आएंगे। एक तो आएगा उसका जेनरिक नेम जो पहला कंपोनेंट होगा, और सेकंड कंपोनेंट होता है उसका स्पेसिफिक एपिथेट। अब ये क्या होते हैं और कैसे आए वो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये पॉइंट्स नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में। हो गया क्या? चलो, तो बात करते हैं ये 2 कंपोनेंट्स कहां से आए। ठीक है, 2 कंपोनेंट्स कहां से आए? जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट। तो देखो,
हम बात कर रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में ये जो दो कंपोनेंट आते हैं ये कहाँ से आए हैं। तो देखो ये दो कंपोनेंट्स या दो टर्म्स वाली जो नेमिंग का मैकेनिज्म है ना, जो प्रोसेस है, वो कहलाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस प्रोसेस ऑफ नेमिंग in two terms is known as binomial nomenclature। इस प्रोसेस से पहले भी कई सारी प्रोसेसेस आई थी नेमिंग की, और इसके बाद भी कई आई हैं, बट सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड प्रोसेस या प्रिंसिपल्स यही हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ये सबसे सही मानी गई है नेमिंग के मामले में। ये दी किसने थी? गिवन बाय कैरोलस लिनस। अब ये बंदा कौन था? तो इसे बताया जाता है फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द्विनाम सिद्धांत का बाप है ये। द्विनाम पद्धति जो है उसका बाप माना गया है इसे, द्विनाम पद्धति का, द्विनाम सिद्धांत जो है, कैरोलस लिनस। और ये कौन था? देखो ये एक साइंटिस्ट था। इसका नाम एक्चुअल में कैरोलस लिनस नहीं है, इसका एक्चुअल नाम था कार्ल वॉन लेनिन। और इससे सबसे पहले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम देना था तो इसने सबसे पहले अपना ही नाम चेंज किया, और अपना नाम कार्ल वॉन लेनिन से चेंज करके कैरोलस लिनियस कर लिया। ठीक है, कैरोलस लिनियस कर लिया, और इसी नाम से जाना जाता है अब इस बंदे को। ठीक है, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, फादर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये। ठीक है, अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या दिया गया है कि हर ऑर्गेनिज्म का अगर साइंटिफिक नेम देना है तो उसमें दो टर्म्स आएंगी। ठीक है, दो टर्म्स यूज होती हैं। दो टर्म्स कौन कौन सी? एक जेनेरिक नेम और एक स्पेसिफिक एपिथेट। ये तो है पहला। और दूसरा देखो, पहला क्या होगा? उस ऑर्गेनिज्म का जेनेरिक नेम, और सेकंड क्या होगा? उसकी स्पेसिफिक एपिथेट, उसकी स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, अब देखो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट होते क्या हैं? तो जेनेरिक नेम होता है उसका जीनस, और स्पेसिफिक एपिथेट होती है उसकी स्पीसीज। यानी पहला नाम होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, अगर साइंटिफिक नेम देना है तो पहली टर्म यूज होगी उसका जीनस, और दूसरी टर्म होगी उसकी स्पीसीज। ठीक है, जीनस एंड स्पीसीज को रख करके नाम दिया जाएगा। और ये मोस्ट एक्सेप्टेड एक तरह से हम लोग कह सकते हैं और रूल है, या एक तरह से सिद्धांत है या फिनोमिनन है नेमिंग का। ठीक है, समझ गए? तो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है। अब पहला रूल तो हो गया कि दो टर्म्स होने चाहिए, एक जीनस दूसरा स्पीसीज, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। अब और रूल्स क्या क्या हैं? और रूल्स क्या क्या हैं तो हम लोग लिखेंगे अदर रूल्स, अदर यूनिवर्सल रूल्स फॉर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज होने वाले और यूनिवर्सल रूल्स क्या क्या हैं? तो देखो, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में यूज होने वाले और यूनिवर्सल रूल्स हैं, जैसे हम लोग ये तो लिख ही लिए। ठीक है, कि दो टर्म्स में होना चाहिए, एक उसका जीनस एक उसकी स्पीसीज। और रूल्स देखो, और रूल्स में पहला रूल आता है द नेम शुड बी इन लैटिन लैंग्वेज, कि नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। नाम के लिए अगर लैंग्वेज यूज करनी है ना
तो तुम लोग लैटिन लैंग्वेज ही यूज करोगे। ये पहला रूल है। लैटिन के सिवाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम किसी भी लैंग्वेज में नहीं दिया जाता, सिर्फ लैटिन में दिया जाता है। अगर किसी और लैंग्वेज में है भी ना, इंग्लिश में भी है, तो उसका भी लैटिनाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कार्ल वोन लेनिन था, इसका लैटिनाइजेशन हुआ कैरोलस लिनस। ठीक है, इस तरह से नाम दिया जाता है लैटिन में। पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? नेक्स्ट रूल क्या बताता है? सेकंड रूल हमें बताता है कि देखो, इफ प्रिंटेड द नेम शुड be in italic font, italics font। देखो, अगर नाम देना है, अगर नेमिंग करनी है, और नेमिंग अगर हम लोग करेंगे, उसको नेम प्रिंट कर रहे हैं, यानी प्रिंटेड फॉर्म में नाम लिख रहे हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम, तो उसका नेम हमेशा इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। इटैलिक फॉन्ट और नॉर्मल फॉन्ट में मैं तुम्हें अगर डिफरेंस बताऊं तो देखो, इटैलिक और नॉर्मल फॉन्ट में डिफरेंस ये होता है, जैसे मैं लिख रहा हूं आई, ठीक है, मैं लिख रहा हूं आई, अगर नॉर्मल फॉन्ट में आई लिखूंगा ना तो इस तरह से लिखी जाएगी आई, समझ गए? और इटैलिक्स में अगर आई लिखूंगा तो इटैलिक्स में आई ऐसे लिखी जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंस होता है नॉर्मल और इटैलिक्स का। तो अगर नाम प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए हम फॉन्ट हमेशा यूज करते हैं इटैलिक फॉन्ट। क्लियर है ना? समझ गए? अब अगर नाम प्रिंट नहीं कर रहे, हाथ से लिख रहे हैं, ठीक है, हाथ से लिख रहे हैं, तो उसके लिए रूल यूज होता है थर्ड रूल, इफ सॉरी, इफ हैंड रिटन the name should be underlined separately। अगर हाथ से लिखा जाएगा, अगर नाम हाथ से लिखा जाएगा तो देखो क्या करना होगा, उस नाम की जो दोनों टर्म्स हैं उनको अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ेगा, हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली। ये तीन इंपॉर्टेंट रूल है, और भी रूल है वो डिस्कस करेंगे, पहले ये समझो। देखो, सबसे पहला तो रूल है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो टर्म्स में नाम देना पड़ेगा। पहली टर्म जेनेरिक नेम जीनस, सेकंड टर्म स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज होगी। फिर ठीक है, और रूल्स क्या हो सकते हैं कि नाम लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए, नाम हमेशा लैटिन लैंग्वेज में ही होगा। ठीक है, सेकंड रूल। फिर नेक्स्ट कि नाम है ना, अगर प्रिंट किया जाए, अगर प्रिंट किया जाए तो नाम के लिए फॉन्ट यूज होगा इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, इटैलिक फॉन्ट। इटैलिक वैसा होता है, मैंने तुम लोगों को बना के दिखा दिया है डिफरेंस। अगर हाथ से लिखा गया है नाम, अगर हाथ से लिखा गया है तो उसकी दोनों टर्म्स जीनस और स्पीशीज को सेपरेटली अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है, अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। समझ गए? क्लियर है? जल्दी से ये पॉइंट नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है, जल्दी हो गया? ये है तीन रूल। अब और रूल देखते हैं, और रूल क्या है, और नेमिंग में यूज होने वाले यूनिवर्सल रूल्स क्या क्या हैं। तो देखो, पहले ये रूल समझ आए, इटैलिक में होना चाहिए लैटिन लैंग्वेज, इटैलिक फॉन्ट। ठीक है, और दो टर्म्स यूज होंगी, पहली टर्म जीनस और सेकंड टर्म स्पीशीज होगी। ठीक है, ये तो चलो समझ आया। अगर हम प्रिंट नहीं कर रहे, लिख रहे हैं, अंडरलाइन करना पड़ता है, अलग अलग अंडरलाइन करना पड़ता है। समझ गए? तो नेक्स्ट देख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल क्या है, देखो, नेक्स्ट यूज होने वाला रूल क्या है। तीन रूल डिस्कस कर,
रूल है जेनरिक नेम का पहला लेटर, पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, ये कंपलसरी है। एंड वी स्मॉल। स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर हमेशा छोटा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या है कि स्पेसिफिक एपिथेट का पहला लेटर हमेशा छोटा और जेनरिक नेम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर होना चाहिए। कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस पता है ना, समझते हो ना कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस। तो देखो, पहला लेटर जेनरिक नेम का हमेशा कैपिटल और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज का पहला लेटर हमेशा स्मॉल होगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स की। अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे हम तब से आम की बात कर रहे थे, मैंगो की बात कर रहे थे, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होता है, एक बार हम लोगों ने डिस्कस भी कर लिया पहले, अगर ध्यान दिया हो तो। इसका नाम होगा मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो, हम लोगों ने सारे रूल फॉलो किए हैं। लैटिन में लिखा है ना, लैंग्वेज तो लैटिन है, ठीक है। और दो नाम दिए, जेनस और स्पीसीज, जेनरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर है। फिर दोनों को अलग अलग लिखा है, समझ गए। और हाथ से लिखा है, इसलिए नॉर्मल फॉन्ट है तो अंडरलाइन भी किया है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन किया है, यही रूल होता है, ठीक है। इसी तरह सारे रूल फॉलो किए जाएंगे। फिर तुम लोग अगर बात करो तो हम अपनी बात कर लेते हैं खुद की। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसी तरह ह्यूमन का साइंटिफिक नेम होता है, हमें कहा जाता है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ठीक है। और नेक्स्ट रूल, ये पहला लेटर जेनरिक नेम का कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल। समझ रहे हो? क्लियर है ना? फिर बात कर लेते हैं, लोग कहते हैं मैं तो शेर हूं, ठीक है, समझ गए। तो लायन क्या होता है? लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा। कौन सा थेरा? पैंथेरा लियो कि लियो, पैंथेरा लियो, ठीक है, समझ गए, पैंथेरा लियो। अब इसी तरह अगर टाइगर की बात करें, या फिर टाइगर की छोड़ो, हम लोग बात कर लेते हैं, गाय हमारी माता है और हमको वैसे तो सब कुछ आता है, ठीक है, बट काम का कुछ नहीं आता है। तो देखो, काव का साइंटिफिक नेम होगा, ये सब की माता है तो इसे कहा जाता है बोस इंडिकस। समझ गए? गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, काओ बोस इंडिकस। मैं मेरी बात नहीं कर रहा, तुम लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है, बोस इंडिकस काओ। अब इसी तरह टाइगर का पैंथेरा, टिग्रिस, लेपर्ड का पैंथेरा पार्डस, और इसी तरह फिकस बेंगालेंसिस, फिकस रिलीजियोसा, एजा डायरेक्टा, बहुत सारे नाम होते हैं। छोड़ो, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे देख लो, हम लोगों ने दो टर्म्स में नाम दिया, यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज किया है, ठीक है। लैटिन लैंग्वेज है जो हमें समझ नहीं आ रही, फिर भी हम पढ़ रहे हैं, तो ये लैंग्वेज लैटिन है, कंफर्म हो गया, समझ गए। नेक्स्ट कि हम लोगों ने पहली जीनस का पहला लेटर कैपिटल रखा है और स्पीसीज का पहला लेटर स्मॉल रखा है, ठीक है, ये भी फॉलो कर लिया। हाथ से लिखा है तो सेपरेटली अंडरलाइन किया है सबको, ये भी फॉलो कर लिया, सारे रूल फॉलो हो गए। ये होता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय। इतना ही कहूंगा, घर हो, पढ़ रहे हो, सेफ रहो, अपना ध्यान रखो, घर वालों का ध्यान रखो, समझ गए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्रिटिकल सिचुएशन में। ओके, गुड बाय।